देख रहा था, हिमालय दिखाया जा रहा है यहाँ पर हमारे पीछे, और एक नज़र में ही जहाँ देखने में सुंदर लगता है, सबको आकर्षित करता है, वहाँ इस बात को लेकर के भी एक कल्पना मन में आनी चाहिए कि जीवन यहाँ कितना कठिन है। जीवन भर चढ़ना उतरना, यानी कि सारे जीवन का संघर्ष, कठिनाइयों के दौर में से गुजरना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी समस्याएं बाकी राज्यों से बड़ी हैं। उनके समाधान के लिए हमको अलग से बात करनी चाहिए और अपनी बात को जाहिर करने के लिए कोई मंच हमको मिलना चाहिए। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद आज इस कॉन्क्लेव में जो एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है, उस अवसर के लिए मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री रावत जी को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और वहाँ जहाँ मैं इनको इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ, वहाँ एक बहुत ऐतिहासिक स्थान पर ये कॉन्क्लेव हो रही है। बहुत पुराना इतिहास इस भवन का बताया गया और ये भी मुझे लगता है कि हमको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। आज के इस कॉन्क्लेव में हमको जहाँ अपनी बात कहने का अवसर है, वहाँ हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी आएंगी और जो हमको बहुत मदद करने के लिए यहाँ पर सहयोग देते हैं, श्री एन.के. सिंह जी, राजीव कुमार जी, और मैं समझता हूँ कि ये आयोजन एक सफल आयोजन होगा और आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं हैं, जिनके समाधान करने के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें एक सार्थक पहल के साथ अच्छा इसका परिणाम होगा। मैं हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को लेकर के महसूस करता हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल की परिस्थितियाँ बहुत अलग नहीं हैं, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ जो हमारे हिमालय रीजन की जो स्टेट्स हैं, लगभग हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी मुश्किलें, हमारी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है अपनी बातों को साझा करना और साझा करते करते इसका समाधान निकालना। ऐसा ये आयोजन मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी होता रहना चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। हिमालयन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा उनकी विशेष आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर प्रदान किया गया था, न कि इन प्रदेशों की फिजिकल वायबिलिटी पर। हिमालयन राज्य सदैव ही अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार तथा वित्त और योजना आयोग से उदार अनुदानों पर ही निर्भर रहे हैं। योजना आयोग के बंद होने के बाद हिमालयन राज्यों को वित्तीय प्रबंधन की कठिनाइयां आ रही हैं और इस बात को हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की हाल के वर्षों में विश्व में सबसे ऊंची विकास दर रही है तथा फिजिकल कंसोलिडेशन में भी हमने सफलता पाई है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों तथा नीतिगत सुधारों के कारण संभव हो पाया है। हमारा देश निकट भविष्य में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार और वित्त आयोग हिमालयन राज्यों की कठिनाइयों पर विशेष बल दें, ताकि यह राज्य भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सहभागी बन सकें। हिमाचल प्रदेश अधिकांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 के स्थान पर 2022 तक पूरा करने के लिए प्रयासरत है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति की दिशा में
देश भर में प्रथम स्थान पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश अपने निवासियों की ईज़ ऑफ लिविंग के स्तर को बढ़ाने के लिए सजग है। ईमानदार प्रयास, सबका विकास का हमारा मूल मंत्र सरकार का जनता के प्रति समर्पण का सजीव उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का संकल्प ही प्रदेश की विकास नीति का केंद्र बिंदु है। हिमाचल प्रदेश का जनमंच कार्यक्रम दूर व दुर्गम गांवों की समस्याओं को समझने तथा त्वरित निदान में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। जनमंच कार्यक्रम की विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश में समुचित समावेशी विकास हुआ है, तथापि विकास के लिए अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। हिमालयन राज्य को सभी आवश्यक सेवाएं 3 डायमेंशनल एरिया में ही प्रदान करनी पड़ती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भौगोलिक क्षेत्र से 56% अधिक है। हमारी टोपोग्राफी कठिन है और आबादी बिखरी हुई है, अतः प्रदेश में सड़कों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थानों, सिंचाई व पेयजल योजनाएं, विद्युतीकरण व सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव में बहुत अधिक लागत आती है। बिखरी आबादी और टोपोग्राफी के कारण हमें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तथा कर्मचारियों की आवश्यकता भी अधिक हो जाती है। अखिल भारतीय औसत 4 गांव 5,626 आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 10 गांव के पीछे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, और वह भी 2,927 की आबादी पर। हमारे प्रदेश में विद्युतीकरण तथा छोटे छोटे गांव व उप गांवों तथा बिजली व पीने का पानी पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा लागत भी काफ़ी अधिक आती है। बरसात व हिमपात से सभी परिसंपत्तियों को भारी नुकसान होता है। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में वेतन का 69% व्यय स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं से संबंधित था। यह खर्च आवश्यक है क्योंकि हिमाचल को दी जा रही सेवाओं को न केवल बनाए रखना है, बल्कि उनका स्तर बढ़ाना भी अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश ने अभी तक अपने कर्मचारियों तथा पेंशनों को संशोधित वेतनमान जारी नहीं किया है, लेकिन भविष्य में वेतनमानों को लागू करने के लिए वित्त आयोग को प्रदेश के व्यय के आकलन में इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। हिमालयन क्षेत्रों के पर्यावरण की नदियों के पोषण तथा जैव विविधता के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन राष्ट्रहित में इस योगदान की हमें बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। हिमाचल के क्षेत्र को 66.5% भूमि वन के रूप में वर्गीकृत है। 70 के दशक तक वन संपदा हमारे कुल राजस्व आय का बड़ा हिस्सा रही है। वर्ष 1971-72 में वनों से आय हमारे कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.29% तथा गैर राजस्व का 50.52% थी, जो 2016-17 में घट करके 0.07% तथा 1.08% रह गई है। अगर हम इकोलॉजिकली वाइबल तथा साइंटिफिक सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अनुरूप अपने वनों का दोहन कर सकें तो प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। परंतु राष्ट्रीय कानूनों तथा न्यायालयों के आदेशों के कारण ना तो हम अपनी वन संपदा से समुचित राजस्व प्राप्त कर पा रहे हैं और ना ही अपने एक बड़े भूभाग में विकास कर पा रहे हैं। हमारे वन विविध प्रकार से मैदानी प्रदेशों को लाभ पहुंचाते। वनों का दोहन न कर पाने के कारण राजस्व हानि के साथ साथ इस दोहन प्रक्रिया से जुड़े अन्य आर्थिक लाभों का भी नुकसान प्रदेश उठा रहा है, जिसकी पूर्ति की जानी न्याय उचित है। लगभग यही स्थिति अन्य हिमालय राज्यों की भी होगी। प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 73% की दर के मुकाबले 82.8% है। देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.7 वर्ष के मुकाबले 72.3 वर्ष तथा राष्ट्र की सेक्स रेशो 943 के मुकाबले हिमाचल प्रदेश की 972 है।
हिमाचल प्रदेश में बिजली के सारे कनेक्शन मीटर्ड हैं। सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य था जिसे 2016 में केंद्र सरकार द्वारा ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था। मैं देख रहा था यहाँ पानी की जो हमारे यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हमारे सेक्रेटरी साहब ने की, तो उसमें देख रहा था मैं सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश है सब घरों को नल देने की दृष्टि से दूसरा नंबर हमारा हिमाचल प्रदेश का आता है। लेकिन मैं देख रहा तो थोड़ा आंकड़ा मुझे लगता कि मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में नल हर घर तक पहुंच गया है लगभग। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं जो आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो हमारे समक्ष हैं, उनको हम निश्चित रूप से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साक्षरता, सामाजिक कल्याण, समावेशी विकास, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में हमारे प्रदेश के प्रदर्शन को व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। प्रदेश का एक बड़ा भाग तिब्बत चीन सीमा से सटा हुआ है, अतः सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि हम इस भूभाग से पलायन को रोकें। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हमको बहुत गंभीरता से बात करने की आवश्यकता भी है, सोचने की आवश्यकता है और काम करने की भी आवश्यकता है। गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के कारण हमारे प्रदेश के गांव से पलायन नहीं हुआ है। यही हमारी समावेशी विकास का प्रमाण है। मैं देख रहा था बहुत सारे प्रदेशों में जो है पलायन जो है वो गांव से शहर की तरफ हुआ है। उत्तराखंड में भी हम देखते हैं, वो हमारे लिए सबको माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो रही थी, वो चिंता जाहिर कर रहे थे। लेकिन हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां गांव से शहर की ओर पलायन ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। गांव में हम सुविधा दे रहे हैं, लोग शहर छोड़ करके गांव की तरफ जा रहे हैं, ये हम वहां पर कोशिश कर रहे हैं। हिमालय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन के विकास से हमारे युवाओं को रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। हम अपने सीमित संसाधनों से इसे बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु रेल तथा एयर कनेक्टिविटी का अभाव सड़क के विकास में एक कमी है। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है। हिमालयन स्टेट्स के लिए, सबके लिए सड़क बनाना महंगा है, कठिन है, धन ज़्यादा लगता है, रेल आ नहीं सकती। ये बाई एयर कनेक्टिविटी जो है हमारे यहाँ पर जो है वो भी बहुत कम है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में बाई एयर कनेक्टिविटी सिर्फ 3 जगह है। छोटे छोटे एयरपोर्ट हमारे हैं और छोटे छोटे एयरपोर्ट पर जब हम देखते हैं तो लोड पेनल्टी के साथ वहाँ पर हमारे लोगों को वहाँ पर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। शिमला से दिल्ली जाना होता है, 25,000 का टिकट, 27,000 का टिकट मिलता है। कुल्लू से दिल्ली जाना होता है, 20-22,000 का टिकट मिलता है। इसलिए अगर मैं देखता हूँ हमारे हिमालयन रीजन में और रीजन के साथ अगर मैं हिमाचल प्रदेश में कहूँ, पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है, जिसके लिए हम चाहेंगे कि हमको मदद मिले। जिस रूप में भी मदद दे सकते हैं, इसके लिए मैं सबके सामने इस बात के लिए मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा। और ख़ास तौर से यहाँ जो नीति आयोग से और हमारे फाइनेंस कमीशन से आए हमारा मार्गदर्शन करना है, वो हमारी इस पीड़ा को समझें और इस बात को लेकर के हमको हर संभव मदद जहाँ की जा सकती वो करने की कोशिश की है। संभवतः हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य रह गया है जहाँ बड़े हवाई जहाज़ को उतारने के लिए हवाई अड्डा नहीं है। छोटे छोटे जहाज़ आते हैं, छोटा प्रदेश छोटा जहाज़ आता है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि छोटे प्रदेश में भी बड़ा जहाज़ आए। हम छोटे हैं, लेकिन सचमुच में ऐसी चीज़ों के कारण हमारी पीड़ा बहुत बड़ी है, तो इसमें हम मदद ज़रूर चाहेंगे। अतः हिमाचल प्रदेश में बड़े हवाई अड्डे के तुरंत निर्माण की नितांत आवश्यकता है, जो बिना केंद्रीय वित्तीय सहायता से संभव नहीं है। मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमको बड़ा एयरपोर्ट मिलता है, बड़ी कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी हमारी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हम 4 लेन के माध्यम से, नेशनल हाईवेज़ के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर बाई एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती है, पूरी दुनिया जो है हिमाचल प्रदेश में आएगी और आने के बाद वहाँ पर जो है हमारा जो टूरिज़्म का जो हमारा स्कोप है
उसको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा, बहुत बड़ा उसको ताकत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की 90% जनता गांव में निवास करती है, ये बड़ी बात है। 90%, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ऐसे राज्य बहुत कम है जहां पूरा राज्य गांव में रहता है। गांव व कस्बों के बाजार व दुकानें छोटी छोटी होती हैं, इसमें क्रय विक्रय बहुत कम होता है, अतः हमारे व्यापार और कर का आधार बहुत ही सीमित है। अप्रैल 2005 में वैट लागू होने के बाद हमारी वैट से प्रतिवर्ष आमदनी 2005-2006 के 727 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2016-17 में 4,382 करोड़ रुपए हो गई थी। जीएसटी के लागू होने से हम वैट की भांति राजस्व वृद्धि के लिए काफ़ी आशावादी थे। हमारे करों का 60% हिस्सा जीएसटी समाहित हो गया, अतः भविष्य में जीएसटी से आय ही राज्य के कर राजस्व का मुख्य स्रोत रहेगा। लेकिन विगत 2 वर्षों में वर्ष 2017-18 तथा 18-19 में रेवेन्यू टू बी प्रोटेक्टेड की तुलना में जीएसटी से कर राजस्व में क्रमशः 42 तथा 36% की कमी रही है। ये चिंता का विषय है हमारे लिए। जीएसटी से राजस्व में कमी को पूरा करने का कवच 15वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के पहले 27 महीने तक ही उपलब्ध है। अतः इस मंच के माध्यम से वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वह शेष 33 महीने के लिए जीएसटी से आय का सही आकलन करने की कृपा करके हम पर जो है वो मेहरबानी करें। संविधान के अनुच्छेद 275 तथा 280 में आर्थिक रूप से कमजोर तथा राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए ही ग्रांट्स की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है। अतः इस मंच से हम आज वित्त आयोग और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए समुचित ग्रांट्स की संस्तुति करें, ताकि पोस्ट डेवल्यूशन डेफिसिट को पूरा करने के बाद राज्यों के पास पूंजी निवेश के लिए समुचित धन उपलब्ध रहे। हिमालयन क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसमें अलग अलग ऊंचाइयां, तापमान, जलवायु और भूगर्भीय परिस्थितियां हैं। इनके कारण यह प्रदेश बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन, भूकंप तथा ठंडी हवाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चपेटों में रहते हैं। इन राज्यों की प्राकृतिक आपदाओं के समय दूर दराज की आबादी तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती है। अतः हमारा वित्त आयोग से अनुरोध रहेगा कि हिमालयन राज्यों के लिए यथोचित एसडीआरएफ राशि के आवंटन की संस्तुति करें। आज इस मंच से हमारा 15वां वित्त आयोग से निवेदन है कि वह निम्नलिखित बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से विचार कर हिमालयन राज्यों को न्यायोचित धनराशि आवंटन करने की संस्तुति करें। नंबर 1, हिमालयन राज्यों के राजस्व व मूल्यांकन प्रदेशों की टोपोग्राफिक कंडीशंस, कॉस्ट, डिसेबिलिटीज, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। वित्त आयोग से अनुरोध रहेगा कि हिमालय राज्यों के वित्त, वेतन, पेंशन, ब्याज व अन्य खर्चों का आकलन राज्यों की परिस्थितियों की विवेचना के बाद करें, ना कि किसी नॉर्मेटिव फार्मूला के आधार पर। ये भी हमारा एक विनम्र निवेदन है। हिमालयन राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त ग्रांट्स प्रदान करने की संस्तुति दें, ताकि पोस्ट डेवल्यूशन डेफिसिट को पूरा करने के बाद भी राज्य के पास निवेश के लिए समुचित धन उपलब्ध रहे। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी से होने वाली आमदनी में भारी कमी दिख रही है। अतः जुलाई 2022 से मार्च 2025 तक के 33 महीनों के लिए जीएसटी से राजस्व को रियलिस्टिक आकलन किया जाए। ये भी हमारा एक निवेदन है। राज्यों के मध्य केंद्रीय करों के बंटवारे में सामाजिक क्षेत्रों की उपलब्धियां, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के कार्यान्वयन, फॉरेस्ट एरिया, बिखरी हुई आबादी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को उचित अधिमान दिया जाए। हिमालयन राज्यों के लिए न्यायोचित एसडीआरएफ राशि के आवंटन की संस्तुति की जाए। प्रदेश में पर्यटन क्षमता के समुचित दोहन के लिए राज्य में एक बड़े हवाई अड्डे और रेल कनेक्टिविटी के लिए सिफारिश करें। ये हमारे कुछ निवेदन हैं। यहाँ फाइनेंस कमीशन
के समक्ष और जो भी यहाँ पर हमारे सभी प्रदेशों के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारी साझी इस पीड़ा को मुझे लगता है कि पूरा समझा जाएगा और समझने के बाद इसके समाधान के लिए भी प्रयत्न होंगे। मैं बहुत आशावादी हूँ और एक बार फिर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी बातें हमारे दिल में रह जाती, मन में रह जाती, अगर ये अवसर आपने यहाँ पर प्रदान नहीं किया होता। और मैं ये समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन प्रयास है और इसको आने वाले समय में भी हमको जारी रखना चाहिए। कोई तो जगह हो जहाँ दिल की बात कही जाए, और मुझे लगता है यही एक स्थान ऐसा एक जगह है जहाँ हम मिल करके अपनी बातों को ले करके हम अपनी बातों का जिक्र कर सकते हैं। कुछ प्रदेश बहुत बड़े हैं, उनका जिक्र इस वजह से हो जाता है कि वो बड़े हैं। हमारा भी जिक्र हो, ये हमारे मन का विषय है। इसलिए हम पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान जितना बड़े राज्य देते हैं उससे कम नहीं, उसी तरह से देते हैं। और ये कह सकता हूँ मैं, ये छोटे राज्य एक नहीं अनेक जगह बड़े राज्यों का भी कई क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनसे अच्छे बेहतर काम करते हैं।